So yes, hello my dear chotus, welcome back with another video. So as I promised you कि हम NCERT के सेशंस लेके आएंगे हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद. तो आज के जो सेगमेंट है NCERT का, जो हम सेल वाला चैप्टर हमने कवर किया था, द सेल दैट वाज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर लाइफ, वो वाला चैप्टर जो हमने डिस्कस किया था, उसमें से मैं 3 NCERT के क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं. ये इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम NCERT के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो आपको ये वाले 2 क्वेश्चन तो सुने सुने या देखे देखे लग रहे हैं, क्योंकि ये तो है ही प्योरली NCERT के. बट आई हैव ऑल्सो प्रॉमिस्ड यू कि मैं कुछ क्वेश्चंस अपने सेल्फ मेड भी लेके आऊंगी, जो मतलब मेरे को लगता है कि जरूरी है, राइट. तो हम कुछ क्वेश्चंस वो भी डिस्कस करेंगे. तो एक क्वेश्चन हम डेली वो डिस्कस करेंगे जो कि मैं अपनी तरफ से कराऊंगी, अपना खुद का बनाया हुआ, और 2-3 क्वेश्चंस हम वो डिस्कस करा करेंगे जो हमारे प्योरली NCERT बेस्ड है. तो भाई बिना किसी देरी के हम अपना सेगमेंट शुरू करते हैं. सो ओके, तो बेटा पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, पहली बात, इस वीडियो को वही बच्चे करें जिन बच्चों ने इस चैप्टर को ढंग से कंसेप्चुअली NCERT को लाइन बाय लाइन रीड कर लिया है, ठीक है. वही बच्चे इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, राइट. सो ओके, तो पहला क्वेश्चन है बच्चे हमारा, हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ. पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि सेल किसने डिस्कवर किया था और कैसे डिस्कवर किया था. तो बच्चे सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने. किसने करी थी भाई? रॉबर्ट हुक ने करी थी. रॉबर्ट हुक ने हमारी, तो हु डिस्कवर्ड सेल का तो आंसर आ गया रॉबर्ट हुक. अब आपसे वो एक्सप्लेनेशन मांग रहा है, बोल रहा है हाउ, कैसे करी थी. तो ये एक्सपेरिमेंट मैंने आपको क्लास में भी बताया था, और मैं एक बार थोड़ा सा थोरोली दोबारा बता देती हूँ. बेटा ये हुआ था कि एक ओल्ड प्लांट था. उस ओल्ड प्लांट मतलब वो प्लांट नहीं होते जो बहुत बड़ी बड़ी हाइट के होते हैं, जिनकी जो स्टेम होती है बहुत ओल्ड हो चुकी है, तो उसमें ब्लैक ब्लैक कलर की हो जाती है वो स्टेम. तो उस स्टेम को हम बार्क बोलते हैं बेसिकली, ठीक है ना. ओल्ड स्टेम का कुछ बार्क वाला हिस्सा देखा, चॉकलेट चॉकलेट कलर वाला, और उसमें से रॉबर्ट हुक जी ने क्या करा, कोर्क निकाल ली. कोर्क कुछ नहीं है, उस बार्क का छुटकू सा हिस्सा. अच्छा, जैसे ये मान लो पेड़ है ना बच्चे, तो उस पेड़ का जब तुम ऑटोमेटिकली कुछ पेड़ के पास जाओगे ना बच्चे, ओल्ड पेड़ के पास, बहुत टाइम हो गया, उस पेड़ का जब तुम बार्क वाला हिस्सा निकालो, जैसे वो ऑटोमेटिकली उतर जाते हैं. उसको यूं नहीं कि हथौड़ा लेके जाओगे और फिर वो कॉर्क निकलेगा, नहीं, वो ऑटोमेटिकली ऐसे हल्का सा भी आप पुश करोगे ना तो वो कॉर्क आपके हाथ में आ जाएगी. तो उन्होंने वो कॉर्क ली और क्या किया, उस कॉर्क का छुटकू सा पार्ट, बिल्कुल छोटा सा पार्ट लिया उन्होंने, और खुद का माइक्रोस्कोप, मैंने आपको बताया था कि जब रॉबर्ट हुक अपनी डिस्कवरी कर रहे थे, तो रॉबर्ट हुक के जमाने में क्या था भाई, माइक्रोस्कोप आ चुका था. माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी उस टाइम पे हो चुकी थी, ग्लास और लेंसेज का जमाना था वो. तो उसी चीज से थोड़ा सा प्रेरित होकर उन्होंने अपना क्या बना लिया था, रॉबर्ट हुक ने अपना खुद का क्या बना लिया था बच्चे, यस, माइक्रोस्कोप बना लिया था. इजी माइक्रोस्कोप बना लिया. तो खुद के माइक्रोस्कोप के अंदर ना बच्चे, फिर उन्होंने उस कोर्क को विजुअलाइज किया, उसको देखा कि क्या चीज है उसके अंदर. तो उन्होंने क्या पाया कि उस कोर्क के अंदर ना कुछ हेक्सागोनल रिंग्स बनी हुई हैं. हेक्सागोनल पता है ना क्या होता है, जैसे दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज अ रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, 1 2 3 4 5 पेंटागन. इसी तरीके से 6 साइड को बोलते हैं बच्चे हेक्सागन, ठीक है. ये मैथ्स में आपने पढ़ा होगा. तो उनको हेक्सागोनल रिंग्स दिखी बच्चे, इजंट इट. उनको बहुत सारी हेक्सागोनल रिंग्स दिखी, जिनको ऐसे, उनको ऐसे हेक्सागोनल दिखी. उन्होंने देखा कि यार मतलब ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, कमरे से बने हुए हैं, इनको उन्होंने बोला ये तो हनीकॉम्ब जैसा लग रहा है, मधुमक्खी के छत्ते जैसा लग रहा है ये स्ट्रक्चर. तो बोले हाँ भाई मधुमक्खी के छत्ते जैसा है. तो उन्होंने फर्स्ट टाइम जब देखा तो उन्होंने बोल दिया कि जब मैंने, रॉबर्ट हुक ने बोला कि यार देखो, जब मैंने उस कोर्क को अपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो मुझे कुछ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स दिखे. ओके. दूसरी चीज उन्होंने क्या बोली कि बेटा उस जमाने में ना मॉन्टेसोरी के कुछ लोग होते थे, मॉन्क्स. मॉन्क्स क्या होते हैं, पंडित. जैसे हमारे पंडित, हमारे जमाने के जो पंडित है भाई, कहीं भी पूजा कर ले हुए हैं, कहीं भी, है ना. अपनी मम्मी भी भैया माला वाला फेरती रहती है, भगवान का नाम लेते, कहीं भी कर लेती है बेसिकली, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. वहां पे क्या होता था, उस जमाने के मॉन्क्स क्या होते थे, खाली कमरों के अंदर बैठ के वो अपनी पूजा साधना करते थे. खाली होता था वो कमरा, एकदम खाली. तो उनको लगा कि ये कमरा तो भाई मॉन्टेसरी के मोंग जैसा ही है, जहां वो पूजा साधना करते हैं. और उस जमाने में इसको बोला जाता था सेल्लास. जहां वो मोंग अपनी पूजा करते थे, उस चीज को बोला जाता था सेल्लास. और इस तरीके से उन्होंने इन डब्बों को नाम दे दिया सेल्स. इन डब्बों को नाम दे दिया सेल्स. समझ में आ गई? तो इस तरीके से सेल्स की डिस्कवरी हुई. और किसने करी सबसे पहले? रॉबर्ट हुक ने करी थी. और बेटा जी
क्योंकि ये प्लांट की सेल है और क्योंकि ये प्लांट बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया है तो अब इसके जो प्लांट की सेल है वो डेड हो चुकी होगी। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था मेरे छोटूस को कि जब प्लांट बहुत ज्यादा ग्रो हो जाता है तो सेकेंडरी वॉल बन जाती है और जो सेकेंडरी वॉल होती है उसके अंदर लिग्निन जमा हो जाता है। उस लिग्निन के जमा होने से वो प्लांट की सेल वॉल डेड हो जाती है। याद आ रहा है? आ रहा है ना? तो जिसने मेरे से पढ़ा होगा तो भाई आंसर करेगा। आई नो दैट। अगर जिस बच्चों को न्यू लग रहा है ना बच्चे को, प्लीज डू वॉच माय वीडियोस, ठीक है? तो ऐसे इस तरीके से सेल का नाम पढ़ा। तो पहला क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड सेल? रॉबर्ट हुक भाई साहब। एंड हाउ? एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे सारे। अच्छा, अब एक ही क्वेश्चन इसमें ही कवर कर लेते हैं। बेटा डेड सेल पूछे तो हम बोलेंगे रॉबर्ट हुक। अगर मुझसे पूछे हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल तो आप बोलोगे एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, ठीक है? याद है ना? पढ़ा हुआ ना मेरे से भाई। तो हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल पूछे तो बोलेंगे एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। अगर नॉर्मली पूछ रहा है हु डिस्कवर्ड सेल तो आप नाम देंगे रॉबर्ट हुक जी का। क्लियर? ओके। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek का याद है ना? लिविंग सेल कैसे? पॉन्ड का पानी, टीथ का स्क्रैच लिया था, याद आ रहा है ना? कभी सब कुछ सपाट हो गया है भाई। डिस्कवरीज ऑफ सेल में बहुत अच्छे से कंसेप्चुअली मैंने चीजें पढ़ाई हुई है, देख लेना। क्योंकि एनसीईआरटी का सेगमेंट है, ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहती मैं, इसलिए फटाफट से हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई सेल इज कॉल्ड द। अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, आप बोलोगे कि मैडम ने तो भाई ब्लैक बोर्ड नहीं भरा आंसर से। बेटा देखो, ये जो जमाना है ना, ये जमाना उनको फेवर करेगा आने वाले टाइम में जिसकी कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है। आप 12th कर लोगे, 11th कर लोगे, उसके बाद अगर आपको जैसे मान लो कोई नीट में जाना चाहता है, कोई जेई का पेपर देना चाहता है, या फिर तुम कोई भी एग्जाम दोगे ना, उसमें अब आपके एंट्रेंस टेस्ट होने लगे और उस एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करने के लिए you should have a good concept clarity and you should have a very good understanding of your concepts. तो उसके लिए it is important rather than पेज भरने से, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, why is cell called the structural and functional unit of life? भाई हम सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोल रहे हैं? मैं आपसे एक बात पूछ लूं, अगर आप आंसर कर सकते हो तो मुझे बेटा एक बात बताओ। एक तो इसका रीजन समझ लेते हैं, व्हाई वी आर सेइंग सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बिकॉज कि वो जो एक सेल है ना भाई, वो एक सेल ही रिस्पॉन्सिबल है मेरे पूरे बॉडी के सिस्टमैटिक फंक्शन में। हाउ? देखो, मैंने आपको बोला था कि एक सेल बहुत सारी सेल से मिलता है और क्या बना लेता है भाई? जल्दी बोलो। टिश्यू। एग्जैक्टली, एक सेल बहुत सारी सेल से मिलता है, बातचीत करता है और बना लेता है टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बना लेते हैं भाई? ऑर्गन। और बच्चे बहुत सारे ऑर्गन एक सिस्टमैटिक वे में फंक्शन करते हैं तो वो बना लेते हैं ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम के बाद भैया अपना चिंटू भैया तैयार हो गया। लो भाई चिंटू भैया तैयार, हमारी ह्यूमन बॉडी तैयार, तो हमारा चिंटू भैया इज रेडी, ठीक है? तो मतलब बॉडी हमारी बन गई। तो भाई सेल को हम स्ट्रक्चरल क्यों बोलते हैं? भाई देखो, अगर ये सेल नहीं होता तो क्या पूरी बॉडी बन सकती थी? सोचना जरा, नहीं बन सकती थी। क्यों? क्योंकि सेल से ही टिश्यू बन रहा है, टिश्यू से ही ऑर्गन बन रहा है, ऑर्गन से ही ऑर्गन सिस्टम से ही बॉडी और अपना चिंटू भैया तैयार हो रहा है भाई। तो बिना सेल के चिंटू भैया तो कैन नॉट बी पॉसिबल। तो स्ट्रक्चरली तो समझ में आ गया, फंक्शनली का मतलब भी बता दो। फंक्शनली का मतलब बेटा ये है इसमें, अब देखो कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मैंने ट्रिक बताई थी यूएसीपी, याद आ रहा है? कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मैंने ट्रिक बताई थी यूएसीपी। ए स्टैंड्स फॉर अमीबा, सी स्टैंड्स फॉर क्लैमिडोमोनास एंड पी स्टैंड्स फॉर प्रोटोजोआ। नहीं भाई, पैरामीशियम। तो अमीबा जो क्या था? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था, वो इरेगुलर सी शेप था, वो सिंगल सेल का मिलके बना हुआ था और उसकी सेल में सारे काम हो रहे थे। वो खाना भी खा रहा है, एंडोसाइटोसिस भी कर रहा था, एक्सोसाइटोसिस भी कर रहा था, सारे काम एक सेल कर रहा था। तो सेल क्या फंक्शनल काम कर सकते हैं? कर रही है ना भाई। अगर मैं नॉर्मली हमारी सेल्स की बात करूं, हम कौन है बताना? प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स, जल्दी बताओ। नहीं पता है तो तुमको थोपूंगा। यस, वी आर एनिमल्स एंड एनिमल एंड प्लांट्स आर यूकैरियोटिक सेल्स। तो बेटा हम जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास क्या खास बात होती है? हमारे बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है एनर्जी जनरेट करने के लिए, है ना? अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल भी होगा प्रोटेक्शन के लिए,
कुछ चीजें अंदर आ सकती है, बाहर जा सकती है। सेल मेम्ब्रेन है हमारे पास न्यूक्लियस है चीजों को कोऑर्डिनेट करने के लिए, हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमारी सेल के अंदर प्रोटीन बनाने के लिए, क्लोरोप्लास्ट है खाना बनाने के लिए। तो मेरी सेल में अच्छा मॉडिफाई करने के लिए गोल्जी भाई साहब बैठे हैं, कुछ गड़बड़ हो गई तो लाइसोसोम खा जाएगा। तो मतलब एक सेल के अंदर ना बहुत सारी ऑर्गेनेल है जो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है, हाँ कि ना? हाँ। तो सेल स्ट्रक्चरली तो समझ में आ गई, क्यों? क्योंकि मेरी पूरी बॉडी को वो बना रही है। एक सेल से और टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, पूरी बॉडी चिंटू भैया तैयार हो जाते हैं। तो स्ट्रक्चरली तो बात समझ आ गई, फंक्शनली कैसे? कि भाई एक बात बेटा, एक सेल फंक्शन कर रही होगी ना, फिर दूसरी सेल फंक्शन कर रही होगी, तीसरी सेल फंक्शन कर रही होगी, चौथी सेल फंक्शन कर रही होगी, पांचवी सेल, ये सारी सेल फंक्शन करेगी ना जब जाके एक टिश्यू ढंग से काम करेगा। और जब बहुत सारे टिश्यूज ढंग से काम कर रहे होंगे तभी वो ऑर्गन काम करेगा, ये बात ध्यान रखना। अगर एक सेल खराब होगी तो दूसरी को भी खराब कर देगी। अगर मान लो इसमें खराब भी होगी भाई, तो ये भी खराब हो जाएगी धीरे धीरे, ये भी खराब, ये भी खराब, ये भी खराब, ये भी खराब। वो कहते हैं ना, एक सेब सो बीमार, एक सेब खराब सो आने वाले सेब भी खराब। तो वो वाली सिचुएशन है। तो सेल को स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए बोला हुआ है। देखो मैं आंसर लिखवा नहीं रही हूँ, ना लिखवाने का सिर्फ एक ही रीजन है कि भाई देखो कंसेप्ट का जमाना है, रटने वाला जमाना भाई हमारे पापा मम्मियों के टाइम का था, जिसमें लोग बाग भाई डरते थे टीचरों से, रट के जाना, अगर टीचर वाले आंसर नहीं लिखे तो धमाधम ठुकाई होगी। भाई अब वो वाला नहीं है, छिताई वाला सिस्टम नहीं है। अब तो आप किसी के हाथ लगा दो तो भी केस बढ़ा दिए सरकार ने कि भाई मुकदमा जारी है अगर टीचर ने बच्चे को हाथ लगा दिया। तो बेटा मैं बार बार बोल रही हूँ, करोड़ों बार बोल रही हूँ कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, कॉन्सेप्ट्स को समझो। ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे इतने काम आएंगे, इतने काम आएंगे, मतलब मैं दिल फाड़ के नहीं दिखा सकती, मतलब इतने काम आएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दीज आर। ये समझ गए तो समझ लो ना, आने वाली जिंदगी तो बहुत मस्त जाएगी तुम्हारी। तो सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ पता है, समझ में आ गया ना? क्योंकि भाई एक ही सेल से पूरा बॉडी जनरेट हो रहा है, अगर वो एक सेल ना हो तो पूरी बॉडी ही नहीं बनेगी। तो दैट्स व्हाई सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि चैप्टर का नाम ही है। लास्ट क्वेश्चन ये है छोटूस के लिए, चलो करना इस क्वेश्चन को। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल? जिस बच्चे ने मेरी वीडियोस देखी हैं वो इस क्वेश्चन को जरूर ही आंसर कर रहा होगा, जिसने शिद्दत से देखी है। भाई जल्दी बता दो तो इसी बात पे एक बार बोल दो, जय श्री राम बोल दिया, वेरी गुड। अब बताना भाई, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल? मैं सच बता रही हूँ, ठोकूंगी अगर ये नहीं बताया तो। अभी तो उस दिन बताया था ना रॉबर्ट ब्राउन, ट्रिक भी बताई थी भाई। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर करा था, देखो याद करने की ट्रिक। एक है हमारे रॉबर्ट हुक जी, ब्राउन याद रखो, ब्राउन लास्ट में एन आ रहा है ना, और न्यूक्लियस में क्या आता है? एन, तो इस एन से याद हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। और हुक, रॉबर्ट हुक को ऐसे याद कर लेना जैसे मधुमक्खी का छत्ता था ना, तो मधुमक्खी क्या करती है? मधुमक्खी जब हमारा खून चूसती है ना, हमको डंक मारती है तो अपने हुक से डंक मारती है, ध्यान रखना। मधुमक्खी हमेशा हुक से डंक मारती है बेटा, हुक अपना हुक यूज करती है। उनके जो डंक सक्कर्स होते हैं हुक्स भी बोला जाता है, तो उस हुक से याद रख लेना, मधुमक्खी के छत्ते से रॉबर्ट हुक, जिसने क्या करा था? सेल की डिस्कवरी करी। किस टाइप की सेल? लिविंग या डेड है? तो आज के 3 क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी है, होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। समझ में आने चाहिए भाई, रट्टा तो कोई भी मान लेता है, रट्टे तुम एक आंसर को 50 बार लिख लेंगे, रट गया वो। लेकिन ये जो रटने की चीजें है ना भाई, ऐसा नहीं है कि साइंस इज फुल ऑफ कंसेप्ट्स, फुल ऑफ कंसेप्ट्स तो है ही भाई, कोई डाउट नहीं है। लेकिन कुछ टाइम बाद ना मैं तुम्हें एलिमेंट्स याद कराऊंगी, तो उसमें मैं तुम्हें ट्रिक दूंगी और मैं बोलूंगी बेटा एन को सोडियम बोलते हैं, याद करो इसको। एन को सोडियम बोलते हैं, याद कर ले भाई। मैं कहूंगी सी को कार्बन बोलते हैं, याद कर ले भाई। मैं बोलूंगी कैपिटल बी को बोरॉन बोलते हैं, मैं बोलूंगी याद कर ले भाई। मैं बोलूंगी सी कैपिटल सी स्मॉल ए को कैल्शियम बोलते हैं, याद कर ले। मैं बोलूंगी कैपिटल सी स्मॉल सी को स्कैंडियम बोलते हैं, मैं बोलूंगी टीआई को टाइटेनियम बोलते हैं, भाई याद कर ले। तो जो याद करने की चीजें हैं वो मैं बताऊंगी आपको याद करनी है, बट जो चीजें कंसेप्चुअली समझनी है उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो आई होप मेरे चुटकू पुटकूस को 3 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और बेटा अगर जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखी हुई है और उनको लग रहा है कि हाँ मैडम थोड़ा सही सा पढ़ा रही है और हमें समझ भी आ रहा है, तो प्लीज इस सेल वाली प्लेलिस्ट को देख लेना। मैं सच्ची बता रही हूँ, आपका बहुत ज्यादा भला तो होगा ही होगा, कंसेप्ट्स बहुत बढ़िया खुल जाएंगे तुम्हें, समझ में आ रही है। ये एक वो, बस मैं ज्यादा तारीफ नहीं करूंगी अपनी, व्हाटएवर, बस इतना ज्यादा। पर मुझे पता नहीं 10-15 मिनट की वीडियो ना हो गई हो, भगवान करे।
ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस डन. विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अनदर सीरीज ऑफ क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी ओनली. और कुछ क्वेश्चंस हम अपने भी प्रिपेयर करेंगे ताकि मेरे बच्चों की एनसीईआरटी की जो इन टेक्स्ट लाइंस है अगर वो फंस जाए तो आंसर कर दे. क्योंकि अब पता है स्कूल्स भी मॉडर्न हो गए हैं यार, वो भी इन टेक्स्ट एनसीईआरटी के बीच बीच में से क्वेश्चंस निकाल रहे हैं. तो बाय, जय श्री राम.